हेलो एंड वेलकम टू SPMIS एकेडमी एग्ज़ाम एसेंशियल्स। इस सीरीज़ में मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आता हूँ जिसको मैं मेंस और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एनालाइज करता हूँ। जनरली जब भी ये वीडियो आता है तो आपके मैं सामने होता हूँ, लेकिन आज के वीडियो में बिकॉज़ दिवाली है तो हमारा जो स्टाफ है, जो टेक्निकल स्टाफ है, वो उसकी हॉलीडेज़ हैं आज उसके लिए। एज अ रिजल्ट मैं आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए आज का ये सेशन आपके लिए प्रेजेंट करूंगा। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है दैट इज फ्रॉम GS पेपर 4 और आज का टॉपिक है तीन चीजें जो अपने GS 4 के पेपर में अक्सर आती रहती हैं: इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप और न्यूट्रलिटी। मैं इन तीनों चीज़ों का क्या बेसिक डिफरेंस होता है, एज वेल एज कैसे इसको हम लोग अपने एथिक्स के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें कैसे यूज़ करते हैं और किस जगह क्या सही रहता है यूज़ करना, इसके बारे में बात करूंगा। ये तीनों वर्ड प्राइमा फेसी अगर आप देखोगे तो मीनिंग सिमिलर ही लगता है, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप और न्यूट्रलिटी। हाउएवर तीनों के मीनिंग में बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं और किस जगह पर क्या वर्ड यूज करा जाता है वो अलग अलग हो जाता है किस कॉन्टेक्स्ट में। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जहां पर इनमें से दो वर्ड्स यूज करे गए हैं, तो जरूरी होता है कि कैंडिडेट्स को पता हो कि इनके बीच के माइन्यूट डिफरेंसेस क्या है। चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इम्पार्शियलिटी की। इम्पार्शियलिटी का सिंपल मतलब होता है, बिल्कुल एक बच्चे के जैसे अगर मैं बात बोलूं तो इसका मतलब होता है हर किसी को एक समान ट्रीट करना, फेयरली ट्रीट करना। एक समान का मतलब है कि फेयरली ट्रीट आप कर रहे हो। इसमें जो सिविल सर्वेंट होता है या फिर जिस जो भी इम्पार्शियल बोला जा रहा है जो भी है, वो ऐसे डिसीजन बना लेता है जो कि सभी के लिए फेयर होते हैं, सभी के लिए अच्छे होते हैं, हर किसी के लिए एक जैसे रहेंगे, ये डिसीजन लिया जाता है। इसको इम्पार्शियलिटी बोलते हैं। अब इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टिजनशिप में जो डिफरेंस होता है कि अगर कोई पर्सन नॉन पार्टिजन है तो इसका मतलब वो किसी भी एक ग्रुप को सपोर्ट नहीं करता है। आप मानो कि अगर कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है तो उसमें कोई एक ऐसा फैन है जो दोनों में से किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा है, रादर वो अच्छा क्रिकेट देखना चाहता है, ऐसा पर्सन नॉन पार्टिजन हो जाता है। अब तीसरी चीज होती है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में जहां पर दो ऑपोजिट चीजें हो रही हैं, इसमें अगर कोई पर्सन साइड नहीं लेता है तो उसको बोला जाता है कि वो न्यूट्रल होता है। सो अगर देखिए, इम्पार्शियलिटी का मतलब है हर किसी को एक जैसा रखना, नॉन पार्टिजनशिप का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट नहीं करना, जहां पर बोला जाता है कि आप किसी भी गेम में, किसी सिचुएशन में किसी एक चीज को सपोर्ट नहीं करते हो तो उसको बोलते हैं आप नॉन पार्टीजन हो। और न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट में किसी की साइड नहीं लेना, यहाँ पर वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट जो इंपॉर्टेंट है। मैं तीनों को ही एग्जाम्पल्स के साथ में आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इम्पार्शियलिटी की। अब जैसे देखिए, कोर्ट में जो जज होता है उसको बोला जाता है कि वो इम्पार्शियल होना चाहिए, या फिर क्लासरूम में जो टीचर होता है उसको इम्पार्शियल होना होता है। वो फेयर, जो भी उनका जजमेंट होता है या जो भी क्लास में वो करते हैं वो फेयर होता है, सबके लिए एक समान होता है, किसी के लिए कुछ अलग नहीं। वो अपने रूल्स जो बनाते हैं वो ऐसे होंगे कि जो सबके लिए फेयर होते हैं। इसको इम्पार्शियलिटी बोला जाएगा। अब इसके ऑपोजिट होता है नॉन पार्टिजनशिप। इसका मतलब कि किसी भी एक की साइड नहीं लेना, किसी पॉलिटिकल पार्टी की या किसी ग्रुप की अगर साइड नहीं लिया जाए तो उसको नॉन पार्टीजन बोला जाएगा। अब जैसे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन कराता है तो वो नॉन पार्टीजन होता है, वो किसी एक की भी साइड नहीं लेगा, वो जो भी काम करेगा वो ऐसा होगा जिसमें हर किसी के लिए इक्वल ट्रीटमेंट ही रहने वाला है, दैट इज नॉन पार्टीजनशिप। किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ग्रुप को नहीं सपोर्ट करेगा। इसमें और भी सिविल सर्वेंट्स का भी एग्जाम्पल हो सकता है। अब जैसे जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अगर वो नॉन पार्टीजन है तो इसका मतलब है कि भाई उनके पास वो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिलॉसफी को नहीं सपोर्ट करेंगे। मतलब ये नहीं कि वो कांग्रेस के जैसा सोचते हैं या बीजेपी जैसा सोचते हैं। नॉन पार्टीजन का मतलब है कि वो किसी भी फिलॉसफी को नहीं सपोर्ट करते, किसी पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। न्यूट्रलिटी जैसा मैंने बताया था कि भाई ये होता है कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर बैलेंस करना, जब ऑपोजिट आइडियाज हो तब आप बैलेंस करो तो इसको न्यूट्रल बोला जाता है। सिर्फ रूल्स और लॉस के बेसिस पर अपना काम करना, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर
बीच में रखना, इसको न्यूट्रलिटी बोला जाता है। अब देखो इन तीनों में ही आपके सामने जो आइडियाज हैं वो बड़े सिमिलर लगते हैं, आपने तीनों को देखा सिमिलर होता है। अब ये आपके ऊपर होता है कि किस जगह पर आप क्या चीज कैसे यूज करोगे। जनरली जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं एथिक्स की, तो वहां पर तो इतना छोटी बात का ध्यान भी नहीं दिया जाता है, अक्सर ये बात मिस भी हो जाती है कि भाई किस जगह पर क्या यूज करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा है, जैसा कि आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा आपको, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वहां पर आपको बहुत माइंडफुल होना पड़ता है कि इम्पार्शियलिटी के लिए क्या लिखना है, नॉन पार्टीजनशिप के लिए क्या लिखना है, और न्यूट्रलिटी के लिए क्या लिखना है। इम्पार्शियलिटी हर किसी के साथ फेयर रहना, नॉन पार्टीजनशिप का मतलब किसी स्पेसिफिक ग्रुप या पार्टी को सपोर्ट नहीं करना, और न्यूट्रलिटी का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट में आप किसी को सपोर्ट नहीं करोगे। ये तीनों का मेन डिफरेंस है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक एक करके तीनों को जरा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं इम्पार्शियलिटी पर। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इम्पार्शियलिटी का मतलब है आप फेयर तरीके से डिसीजन लेते हो, किसी कोई भी आपके लिए फेवरेट नहीं है, किसी के अगेंस्ट आपकी कोई बायस या प्रेजुडिस नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर कोई सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट अपना काम कर रहा है, तो जिस भी एरिया में, जिस भी जगह का वो डीसी है, या मान लीजिए एसीएस ऑफिसर है या एडीसी है, कुछ भी है, तो वहां के सभी लोगों के लिए जो जो काम करेगा वो ऐसा होगा कि सभी लोगों के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो। ये नहीं एक्सक्यूज मी, ये नहीं कि किसी एक ग्रुप को ज्यादा फायदा हो रहा है, किसी एक के साथ में उसको कुछ एडवांटेज हो रहा है, या किसी एक के अगेंस्ट कुछ बायस है, ये नहीं होना चाहिए। इम्पार्शियल मतलब सभी के साथ फेयर ट्रीटमेंट है, ये बोला जाता है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी की तीन डायमेंशन होती हैं, थ्री मेन डायमेंशन आर देयर। पहला होता है पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी, दूसरा है पब्लिक इम्पार्शियलिटी, और तीसरा है प्रोफेशनल इम्पार्शियलिटी। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी की। पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी का मतलब है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, या ऐसे लोग जो पॉलिटिकल काम से रिलेटेड होते हैं, अब मान लीजिए कोई मिनिस्टर हो सकता है या कोई सिविल सर्वेंट हो सकता है, वो जो भी पॉलिसीज बनाते हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि उससे सभी का भला हो, कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का भला नहीं हो, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का भला नहीं हो, हर किसी का भला हो, हर किसी का इक्वली भला हो। तो बोला जा रहा है कि वो पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी होती है, सभी के लिए आप लगभग सेम रहते हैं, सभी के साथ इक्वल हो रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल आपकी इम्पार्शियलिटी है। देन बोला जा रहा होता है पब्लिक इम्पार्शियलिटी। आई एम सॉरी, मैंने एक चीज यहाँ पर गलत कर दी, मैंने पॉलिटिकल में पब्लिक बोल दिया, आई एम सो सॉरी। मैं आपको जब एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, मैंने पब्लिक इम्पार्शियलिटी को पॉलिटिकल में बोल दिया, आई एम सॉरी। मैं एक बार फिर से इस पूरी बात को फिर से बोलता हूँ। देखिए जी, जो सिविल सर्वेंट है या जो मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पर अब मैं अपना पॉइंटर ले आया हूँ, आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो सिविल सर्वेंट है या जो मिनिस्टर्स हैं, वो जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, जो भी काम करते हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी पर्टिकुलर जेंडर, किसी के भी अमीर गरीब, किसी के साथ कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं हो, सभी को इक्वली वो सर्व कर रहे हैं, तो ये पब्लिक इम्पार्शियलिटी है। पब्लिक के लिए वो हर तरीके से सेम है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, तो वो बोला जाता है पब्लिक इम्पार्शियलिटी है। अच्छा, दूसरी बोली जा रही है पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी। पॉलिटिकल का मतलब है ये सिविल सर्वेंट के लिए है, जिसमें बोला जा रहा है कि वो सभी एडमिनिस्ट्रेशंस, चाहे किसी की सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी सरकार हो, सभी को इक्वली करेंगे, कोई उनकी पर्सनल बिलीफ बीच में नहीं आएगी, ये पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी जो होती है, ये बहुत सिमिलर होती है नॉन पार्टीजनशिप से, आगे अभी यही हम देखेंगे। तीसरी बात है प्रोफेशनल इम्पार्शियलिटी। ये देखिए किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए ही नहीं, ये किसी भी एक पर्सन जो ऑफिस में काम करता है या कहीं पर भी काम करता है, उसके लिए भी प्रोफेशनल इम्पार्शियलिटी होती है। इसमें बोला जाता है कि जो भी पर्सन एक वर्क अपनी वर्क प्लेस पर है, अपने ऑफिस में है, कहीं पर भी है, तो उसको अपने कलीग्स के साथ में, अपने सुपीरियर्स, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में, सभी जगह पर उसको इम्पार्शियल रहना है, ये सबके साथ उसको फेयर रहना है। इससे क्या होता है कि अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बनता है, एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट जहां पर हर किसी को काम करने में अच्छा लगता है,
लोगों को मोटिवेशन है, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ किसी टाइप का भेदभाव नहीं होगा। देखिए, अगर आपको ये वर्ड इम्पार्शियलिटी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको, हिंदी का एक वर्ड होता है भेदभाव, तो अगर भेदभाव नहीं होना, दैट इज इम्पार्शियलिटी, कि आपके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, आप इम्पार्शियल हो, ये बोला जाता है। तो जो सिविल सर्वेंट है या किसी भी पर्सन को बोला जाता है भेदभाव ना करे, वो इम्पार्शियल रहे। अब एक चीज आप नोटिस करोगे, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर इम्पार्शियलिटी में पॉलिटिकल, पब्लिक, प्रोफेशनल बोला है, बट पर्सनल इम्पार्शियलिटी या फैमिली में इम्पार्शियलिटी की बात नहीं हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि विद इन अ फैमिली इम्पार्शियल नहीं हुआ जाता है। आप, माना जाता है कि जब आप अपने पर्सनल रिलेशंस की बात करते हो, तो वहां पर इम्पार्शियल होना डिफिकल्ट हो सकता है। ये एक नॉर्मल सी बात है भाई, आपके कुछ लोग होंगे जो आपको ज्यादा पसंद होंगे, आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में भी कोई आपको ज्यादा प्यारा होता है, कोई कम होता है। इसीलिए ये इम्पार्शियलिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा प्रोफेशनल लेवल पर आता है। ये पब्लिक लाइफ का कॉन्सेप्ट है, ये पर्सनल लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए जी, आगे चलते हैं और अब आते हैं इस बात पर कि सिविल सर्वेंट्स किस तरीके से ज्यादा इम्पार्शियल रह सकते हैं, कैसे वो और इम्पार्शियल हो। सबसे पहली बात है, सिविल सर्वेंट्स को लॉज और पॉलिसीज पे स्टिक करना होता है। उनको किसी भी अपनी जो जो भी उनके प्रेफरेंसेस हैं या जो उनको सही गलत लगता है, उससे नहीं सोचेंगे, तो वो हमेशा इम्पार्शियल रहेंगे, वो कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हमेशा लॉज, पॉलिसीज, डिसीजंस ऑब्जेक्टिवली अगर आप सोचोगे, आप कोई सब्जेक्टिविटी नहीं लाओगे, तो हमेशा आप इम्पार्शियल ही रहोगे। अब इसमें एग्जाम्पल दिया है जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग का दिया है। ये यूएसए की बहुत फेमस सुप्रीम कोर्ट की जज थी, और उनको माना जाता था कि वो बहुत इम्पार्शियल होती थी, और इसीलिए इन्होंने जेंडर इक्वालिटी को लेकर के, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट है वहां पर बड़े अच्छे डिसीजंस दिया करते थे, उनको बहुत अच्छा माना जाता है। अगली बात है, ट्रांसपेरेंसी अगर किसी की डिसीजन मेकिंग में होती है, जो भी वो डिसीजन लेता है उसको अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली लेगा वो, तो माना जाता है कि भाई वो इम्पार्शियल रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप जिस जिस आधार पर आप कोई फैसला लेते हो, आप डिसीजन लेते हो, अगर आप उसको ट्रांसपेरेंटली सबके सामने रख देते हो कि भाई ये मेरा रीजन है, इसके बेसिस पर मैंने डिसीजन लिया है, तो उस वजह से आपकी जो लोग होते हैं वो आपको हमेशा एक ऐसा पर्सन देखते हैं कि जिसको माना जाता है कि इसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिवली डिसीजन लेता है, एज अ रिजल्ट इम्पार्शियल आप बने ही रहोगे। जैसे टीएन सेशन, इनके बारे में बोला जाता है कि ऐसे इलेक्शन कमिश्नर थे जिनसे उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो तक डरते थे, ऐसे इलेक्शन कमिश्नर। तो बोला जाता था कि भाई ये बहुत इम्पार्शियल इलेक्शन कमिश्नर थे। थर्ड बात होती है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस की। देखिए, इम्पार्शियल बने रहने के लिए, भेदभाव रहित बने रहने के लिए, कि आप किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें, उसके लिए जरूरी होती है आप रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग होती रहे, आपकी एंटी बायस प्रैक्टिसेस बनी रहे, कि आप किसी के साथ बायस नहीं करते। कई बार क्या होता है, हम लोग अननोइंगली भी बायसेस हमारे दिमाग में होती हैं। बहुत सारे बार हम लोग लोगों को देखते हैं और लोगों के कपड़ों के बेसिस पर उनको जज कर सकते हैं। अब ये जो है प्रेजुडिस या बायस हमारे दिमाग में अननोइंगली बनी हुई है, और बहुत बार उसके बेसिस पर हम लोग कुछ बोल देते हैं, कोई ऐसी बातें बोल देते हैं। मैं आप लोगों की क्या बात करूं, कई बार मुझसे भी हो जाती है ये भूल चूक, क्लास में ही कई बार पढ़ाते पढ़ाते ऐसा होता है, किसी भी पर्सन के साथ होता है। बट जरूरी है एज अ टीचर मैं इम्पार्शियल रहूं, और कल को जब आप लोग सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आप इम्पार्शियल रहें, किसी भी टाइप की बायस नहीं हो मन में, आप लोगों को ऑब्जेक्टिवली जज करें। और उसके लिए बहुत जरूरी होती है समय समय पर आपकी ट्रेनिंग हो, आपको भी ये ट्रेनिंग मिले कि कैसे इम्पार्शियल रहना है, तब आप रह पाएंगे। चौथी बात है, अपनी जो पर्सनल बिलीफ है और प्रोफेशनल ड्यूटीज है उनको हमेशा सेपरेशन उनके बीच में रखना, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, और तब सिविल सर्वेंट भी इम्पार्शियल रह सकते हैं। नेक्स्ट बात देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस क्या है इस इम्पार्शियलिटी की। पहली, पब्लिक ट्रस्ट है। देखिए भाई, अगर कोई सी पर्सन इम्पार्शियल है, भेदभाव नहीं करता है, तो लोग भी जो होते हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, और जब रिस्पेक्ट करते हैं तो पब्लिक ट्रस्ट बनता है। सिविल सर्विसेज में हर कोई मानता है कि भाई उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वहां का डीसी, एडीसी, एसीएस सब सॉल्व करेंगे, पब्लिक ट्रस्ट बन रहा होता है। करप्शन भी कम होता है इससे, ये आप समझ ही सकते हैं कि भाई हर किसी को भरोसा है कि उसका काम हो जाएगा, हर चीज मेरिट पर डिसाइड होगी, कोई फेवरेटिज्म नहीं, कोई ब्राइब नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ लेनी देनी नहीं करनी है, तो लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को लगता है कोई खेली मेली नहीं हो रही है, काम अच्छे से होता है, तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं।
इक्वालिटी आती है इसकी वजह से, अब हर कोई भाई बराबर है तो इक्वल हो रहा होता है, इससे जस्टिस सर्व होता है, रिसोर्सेज हर किसी को मिलते हैं, हर किसी का भला होता है। एंड लास्टली रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी अपहोल्ड हो रहा होता है। तो ये बोला जाता है कि ये सिग्निफिकेंस है इम्पार्शियलिटी की। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स देना बहुत जरूरी होता है, मैंने तो एग्जाम्पल आपको ज़्यादा दिए नहीं है। अब जब आप अपने पब्लिक ट्रस्ट की बात करें तो आप बताएं कि पब्लिक ट्रस्ट करने के लिए गवर्नमेंट कैसी स्कीम्स ला रही है, या फिर रूल ऑफ लॉ के लिए जैसे मैंने आर्टिकल 14 बोला, वैसे अगर आप भी कुछ बातें लिखें तो अच्छा है। एथिक्स के आंसर्स में देखिए ज़्यादा फंडे देने से तो नंबर नहीं मिलते हैं, एथिक्स के आंसर में मिलते हैं एग्जाम्पल से नंबर। और एग्जाम्पल्स का क्या है कि ये मैं अगर आपको बताऊं तो उससे उतना फायदा नहीं है, आप अगर खुद से लाएं सोच सोच के कि हाँ ये चीज़ गवर्नमेंट ने ऐसे करी, रिसेंटली ये इंसिडेंट हुआ, इससे मेरा मैं इसको यूज़ कर लूँगा, तो ज़्यादा फायदा होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर आप बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट की बात करते हैं तो आपने बताते कि किस तरीके से हमारा जो रिसेंटली कंडक्टेड इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन, उसमें पब्लिक ट्रस्ट कैसे बनता है, तभी हम लोग देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज होता है। अगर आपको इसमें और देना है तो आप बात कर सकते हो कि जम्मू कश्मीर में इस बार इतने सालों बाद इलेक्शन हुआ और फिर भी हाइयर वोटिंग परसेंटेज हुआ। दिस शोज की पब्लिक ट्रस्ट है, और वो क्यों हुआ, क्योंकि सबको पता है इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल रहता है। ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी का रिजल्ट था कि जम्मू कश्मीर में इतना अच्छा वोटिंग परसेंटेज हुआ। अब देखिए ये मैं ऑन द गो एग्जाम्पल जनरेट कर रहा हूं, आपको ये एग्जाम्पल भी सोच सोच के करने पड़ेंगे। ज्यादातर बाद में देखता हूं लोग एथिक्स के आंसर में बस जो लिखा होता है बुक में वही लिख देते हैं, उससे नंबर नहीं मिलता है। एथिक्स के आंसर में नंबर निकालने के लिए बढ़िया एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, नॉट वो जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, नहीं, जो मैं पढ़ाऊं या सत्यजीत सर या कोई भी आपको बोल रहा है एग्जाम्पल, वो लिखोगे तो हमेशा नंबर नॉर्मल मिलेंगे। लेकिन अगर खुद से सोच के लिखोगे ना, तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर मिलेंगे, तब बढ़िया मजा आ जाएगा आपको एग्जाम में, क्योंकि नंबर आपके एक्स्ट्रा आएंगे, क्योंकि उससे आपकी इनोवेटिव सोच दिखती है। जो यहाँ पर टीचर के पढ़ाने से जो लिखेगा वो इनोवेशन नहीं होता है। एथिक्स के पेपर में बहुत इनोवेशन का स्कोप होता है, लेकिन वो खुद से दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब अगली बात पर आ जाते हैं नॉन पार्टीजनशिप पर। जैसा कि मैंने बताया, नॉन पार्टीजनशिप का मतलब है कोई साइड नहीं लेना, जैसा आपने पहली स्लाइड में देखा था, कोई साइड नहीं लेना, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को नहीं सपोर्ट करना, कोई एक पार्टी या एक ग्रुप या एक आइडियोलॉजी किसी को नहीं सपोर्ट करना, ये है नॉन पार्टीजनशिप। किसी के साथ हमारा कोई अलाइनमेंट नहीं होता है। सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है ये चीज, क्योंकि देखिए सरकारें आती जाती रहती हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, कब कोई बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी कुछ, लेकिन जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको इस तरह से अपना काम करना है कि उनकी जो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और उसका उनका जो काम है उसमें कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। उनका काम उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इंडिपेंडेंट है, डिसकनेक्टेड है, वो काम अपना वैसे ही करेंगे, उतनी ही डेडिकेशन सिंसेरिटी से करेंगे, और यही होता है नॉन पार्टीजन होना। नॉन पार्टीजन के लिए हिंदी में जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं तटस्थ। आप दोनों में से किसी के साइड नहीं है, आप बीच के हैं, ये है नॉन पार्टीजन होना। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है? सो देखिए अगेन यहाँ पर भी पब्लिक ट्रस्ट होता है भाई, उससे पब्लिक को यकीन होता है कि भाई चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी की सरकार आ रही है, कोई भी आ रहा है, किसी भी रिलीजन का है, कुछ भी हो, लोगों को भरोसा है कि हमारा काम करेगा ही करेगा। इससे क्या होता है? इक्वालिटी। आप देखोगे पहले दो पॉइंट सिमिलर है, पब्लिक ट्रस्ट होना, इक्वालिटी होना, ये दोनों यहाँ भी है। देखा जाए तो घुमा फिरा के जो बेनिफिट्स हैं वो तो सेम है, हाँ, लेकिन मीनिंग अलग अलग है दोनों में। थर्ड बात बोली गई, डेमोक्रेटिक वैल्यूज प्रोटेक्ट होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब किसी भी जगह पर जो सिविल सर्वेंट है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नॉन पार्टीजन है, तो लोगों को भरोसा होता है कि हम किसी को भी वोट करें, जो हमें नेता पसंद है उसको वोट करें। लेकिन ऐसा नहीं होएगा कि मेरा काम नहीं होएगा, ये नहीं कि हमने एक पार्टी को वोट करा तो वो नहीं जीती तो दूसरा वाला हमारे एरिया में काम नहीं करेगा, ये बोल के कि तुमने तो उसको नहीं उसको वोट किया था। देखा जाता है अक्सर कई बार कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, कई बार सुनने में आता है, बहुत बार ये मीडिया में भी आता है कि किसी एक एरिया के लोगों ने या किसी एक ग्रुप ने उनको वोट नहीं करा तो वो उनके लिए काम नहीं करते हैं कई बार। तो अब इससे क्या होता है, जनता के बीच में वोट करते टाइम पर ये सोचा जाता है कि हमारा भला होगा या नहीं होगा, हमारे लिए काम करेंगे या नहीं। इसीलिए बोला जा रहा है कि डेमोक्रेटिक वैल्यू तब प्रोटेक्ट होती है जब एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्वेंट नॉन पार्टीजन है, वो किसी के लिए नहीं, वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं।
लास्टली ऑब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिव पॉलिसी एडवाइस होती है, जो भी मिनिस्टर्स को एडवाइस दी जाती है बहुत ऑब्जेक्टिवली दी जाएगी, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पॉलिसी एडवाइस। एंड यूनिफॉर्मिटी आती है एडमिनिस्ट्रेशन में। सिविल सर्वेंट कहीं का भी हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, किसी भी स्टेट का हो, अगर वो नॉन पार्टीजन है तो बिल्कुल सही सलाह हर जगह देगा, हर जगह यूनिफॉर्म रहेगा। वरना कई बार देखा जाता है कि अगर नॉन पार्टीजन नहीं है तो एक जगह पर अगर मान लीजिए किसी एक पार्टी की सरकार आई, बीजेपी की या कांग्रेस की आई, तो वहां पर क्या होता है, एक अलग तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। वो अपने जो फेवरेट सिविल सर्वेंट है उनको पोस्टिंग करेंगे, तो वो अलग तरीके से वो लोग अपनी सलाह देंगे, अलग तरीके से पूरा काम होगा, और दूसरी जगह अलग। इससे क्या होता है, स्टेट टू स्टेट या फिर विद इन द कंट्री बहुत जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है, अलग जगह पर अलग अलग तरीके से काम होने लगते हैं। इसीलिए नॉन पार्टीजनशिप जरूरी है, जिसकी वजह से सब जगह पर एक ही तरीके से काम बनता रहे। लास्टली आ जाते हैं न्यूट्रलिटी पर। जैसा कि मैंने बोला, न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट मेंटेन करनी पड़ती है। ये कॉन्फ्लिक्ट दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में, दो आइडियोलॉजी के बीच में, दो पार्टीज के बीच में हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टी, उन सबके बीच में एक एक किसी की साइड नहीं लेना, ये न्यूट्रलिटी है। सी, दोनों में डिफरेंस क्या है, न्यूट्रलिटी और नॉन पार्टीजनशिप। नॉन पार्टीजनशिप का मतलब है कि एक जो पर्सन नॉन पार्टीजन है वो किसी एक आइडियोलॉजी, किसी एक पार्टी, किसी भी एक ओपिनियन की साइड नहीं है, दोनों में से किसी की साइड नहीं है। अपने काम को वो दोनों से अलग रखता है। मन में मान सकता है कि हम इसकी साइड है, लेकिन रियलिटी में वो किसी की साइड नहीं है। मतलब अपने मन में हो सकता है कि कोई पर्सन कांग्रेस का सपोर्टर है या बीजेपी का सपोर्टर है, लेकिन जब वो सिविल सर्वेंट के जैसा काम कर रहा है तो वो किसी की साइड नहीं ले रहा, वो अपना काम बीच का कर रहा है। ये है नॉन पार्टीजन होना। और न्यूट्रल होने का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट में किसी की साइड नहीं है। अब यहां पर जो पर्सन न्यूट्रल होता है, इन रियलिटी वो मन से भी किसी की साइड नहीं होता है। आप समझिएगा, नॉन पार्टीजन जो है, जो तटस्थ है, वो मन से हो सकता है बीजेपी को सपोर्ट करे या किसी एक पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन जब काम करेगा तो काम में एक्चुअली वो किसी को सपोर्ट नहीं दिखाएगा, काम वो इंडिपेंडेंट करेगा। लेकिन जो न्यूट्रल होता है वो मन से भी नहीं कोई साइड ले सकता है। ये समझिएगा इस डिफरेंस। इसीलिए बोला जाता है कॉन्फ्लिक्ट में वो कोई बायस नहीं है, कुछ प्रेशर नहीं है, वो बिल्कुल अपना काम इंडिपेंडेंट है। जैसे जब राइट्स होते हैं तो ये जो अपनी पुलिस फोर्सेस होती हैं, दंगा रोकती हैं, राइट्स, उस टाइम पर वो किसी की साइड नहीं ले सकती हैं। जैसे कॉन्फ्लिक्ट में जो रेफरी होता है वो किसी की साइड नहीं ले सकता है, वो न्यूट्रल होता है। सो दिस इज न्यूट्रल होना, इसको बोला जा रहा है। ये जो अपने पास पुलिस, इसके एग्जाम्पल है पुलिस ऑफिसर्स हो गए या फिर रेफरी हो गया, ये बोला जाता है कि वो न्यूट्रल होते हैं। अब तीन चीजें यहां पर बोली गई थी, न्यूट्रलिटी, नॉन पार्टीजनशिप एज वेल एज द इम्पार्शियलिटी। अब इन तीनों को देखिए यूज करते हुए मैंने यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिए हैं, यूपीएससी के दोनों हैं। Why should impartiality and non-partisanship be considered as a foundational value in public services? पब्लिक सर्विसेज में ये क्यों फाउंडेशनल वैल्यूज होती हैं? बेसिकली आपको इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीजनशिप की सिग्निफिकेंस लिखनी है, दोनों के फायदे क्या हैं। और इसमें बोला गया स्पेशली इन द प्रेजेंट डे सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो ध्यान से देखिए, यूपीएससी भी आपसे आज के टाइम के एग्जाम्पल्स के साथ में पूछ रहा है। अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा भाई कि आज के टाइम पर ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोगों को रहना चाहिए। यहाँ पे अच्छे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, बहुत सोच के लिखिएगा, जल्दी नहीं है, दिवाली आपको पूरी मिली हुई है, आराम से आंसर लिखिए बढ़िया सोच सोच करके कि क्या हो। जितना आप एथिक्स में सोचोगे आप उतने नंबर पाओगे। अगली बात, एंड इम्पार्शियल और नॉन पार्टीजन होना, ये इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज होती है सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट के लिए। डिस्कस विद इलस्ट्रेशन। अगेन यहाँ पर सिग्निफिकेंस ही लिखना है कि क्यों इम्पार्शियल और नॉन पार्टीजन होना जरूरी है सिविल सर्वेंट के लिए। दोनों में सिग्निफिकेंस और इलस्ट्रेशंस, दैट मींस एग्जांपल्स के साथ में लिखना है। सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन। यहाँ पर मैंने आंसर दिए कल के सेशन के, आज कोई आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। कल मैं जो आपके सामने कल भी जो सेशन होगा, कल अपना GS5 का डे होता है, तो वो भी रिकॉर्डेड में ही ऐसे ही होगा, और उसके बाद आगे के जो सेशन होंगे वो भी रिकॉर्डेड में होंगे। हैप्पी दिवाली एवरीवन।